नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी के लिए और एमपी के जो भी अदर एग्जाम्स हो रहे हैं या आने वाले हैं उनमें 2020 के करंट अफेयर्स के लिए जो हमने सीरीज शुरू करी है उसमें ये पार्ट 2 है। जनवरी से दिसंबर तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट और अपॉइंटमेंट या जो भी विषय हम ले लें, उसमें एक पार्ट हम बना चुके हैं। अगर आपने वो ना देखा हो तो जरूर उसे जरूर देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम साथ में दे देंगे। दूसरा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे ये वीडियो एमसीक्यू नहीं है टेक्निकली। इसमें आपको हर एक विषय में एक क्वेश्चन में कम से कम 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस आप इससे डिस्क्रिप्टिव नेचर की चीजें भी जो है वो समझ सकते हैं कि और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस बार हमने आपके लिए क्या क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है वो रखा है, उन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 4 गोल्ड मेडल जीतने वाली मुस्कान शेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, है ना। इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं हमारे पास। पहला, तो इसका आंसर क्या है ये देख लें, शिवपुरी, मुरैना, सतना, भोपाल। तो आंसर है शिवपुरी। ठीक है। दूसरा, कि ये जो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी ये न्यूजीलैंड में हुई थी। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको ये भी आएगा कि भाई जो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो न्यूजीलैंड में हुई थी। उसमें मत, क्योंकि देखो 4 मेडल बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो इसमें जब शिवपुरी शिवपुरी में एक गांव पड़ता है मझेरा, मतलब वहां से है ये। और एक बहुत मतलब अगर कहा जाए कि गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को पहचान दिलाना, ये सबसे हमारे और आपके लिए भी एक गौरव का विषय है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और उनकी उम्र भी अभी ज्यादा नहीं, कभी कोई पूछे वो 18 जो है वो वर्ष की ही हैं। और इसमें 4 गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने मतलब भविष्य के लिए जो है वो ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में एक अलग नई दिशा की ओर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। गांव तो कभी भी नहीं पूछेगा कि मझेरा गांव किस जिले में आता है, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा। शिवपुरी पूछेगा, मुस्कान शेख पूछेगा, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई थी, तो इसमें आपको आंसर याद रखना है कि वो न्यूजीलैंड में हुई थी। बस इतना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाएगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें जो है वो नहीं पंच होगा। दूसरे पे आते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कितने मेगावाट के सोलर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। एग्जैक्टली यहाँ सोलर प्लांट लगाने की घोषणा हो गई। तो 600, 850, 950, 1050। तो पहले तो इसका आंसर है 950। अब ये प्रश्न क्यों आएगा ये समझिए। देखिए, ऑलरेडी जब 600 मेगावाट का सोलर प्लांट ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा तो उस पर क्वेश्चंस बने। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर हम कहाँ कहाँ जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ प्लांट हम जो है वो लगा रहे हैं। जैसे एक तो ये ओमकारेश्वर का हो गया, ये तो ऑलमोस्ट सबको रट ही गया होगा कि यार ओमकारेश्वर में है, फिर भी अपन जो है वो यहाँ लिख ले रहे हैं। यहाँ लिख लिया अपन ने, ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है। ओमकारेश्वर के अलावा दूसरा फिर ये छतरपुर हो गया। ठीक है, छतरपुर में 950 मेगावाट का सोलर प्लांट हो गया। इसके अलावा एक लग रहा है आगर मालवा। ठीक है, अगर कहा जाए बेल्ट में, यानी आगर, शाजापुर, नीमच एक प्लांट है पूरा। उसका नाम ही रख दिया उन्होंने आगर। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, आगर, शाजापुर, नीमच प्लांट है ना। ये 1500 मेगावाट का है। ये तीसरा जो है वो, ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो पार्क है। कोई जो है वो 2030 में कंप्लीट होने वाला, किसी का कोई फेज, एक आध फेज जो है वो जो है वो अगर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही एक मुरैना में लगा रहे हैं हम, वो भी हमको याद रखना। मुरैना वाला जो है वो 1400 मेगावाट का है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। और कुछ प्राइवेट सोलर पावर प्लांट भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। प्राइवेट में जैसे अगर कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट वेल्सपन का है, क्योंकि वो भगवानपुरा, उसका भी क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में आ चुका है। जैसे पूछ लिया है कि भाई वेल्सपन का जो है वो प्लांट जो है वो किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए नीमच में है। तहसील आ गई तो जावत तहसील हो, गांव आ गया तो भगवानपुरा आ गया। तो ऐसे कोशिश करना है छोटे छोटे। तो ये प्राइवेट प्राइवेट में मैं लिख भी देता हूँ, उसमें आप याद रखिएगा वेल्सपन। ठीक है, ये आएगा नीमच में। और नीमच में भी स्पेशली अगर कहा जाए तो भगवानपुरा 151 मेगावाट का है, वेल्सपन कंपनी का है, इसलिए वेल्सपन सोलर पावर प्लांट नाम से जाना जा रहा है। तहसील उसकी जावत पड़ती है, तो जावत भी बोल देते हैं कई बार, वेल्सपन भी बोल देते हैं, भगवानपुरा भी बोल देते हैं, ऐसे। तो ये ऑलमोस्ट अब सोलर एनर्जी में हम अच्छा कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो इस दिशा में एक बड़ा जो है वो कदम, इसको आप मान लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल
निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है ना। अब पहले प्रश्नों को समझो, सबसे ज्यादा गलत कहाँ होगा ये क्वेश्चन। हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में 5 जगह ड्रोन एकेडमी स्थापित हुई, और पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में शुरू हो चुका है, ये भी मालूम है। लेकिन प्रश्न ये है कि ग्वालियर में कहाँ? ग्वालियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बीएसएफ के लिए। ये सब ये पहला तो ये है कि ये चारों इंस्टीट्यूशन ग्वालियर में, लेकिन इनमें माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में ये स्थापित किया गया, MITS इसको कहा जाता है। बड़ा मतलब आप अगर कोई ग्वालियर का होगा तो वो जैसे अगर आप मतलब अगर कहा जाए उससे पूछेंगे कि भाई ग्वालियर में जो है वो कौन सा जो है वो इंस्टीट्यूशन फेमस है, तो ये चारों ही फेमस है। लेकिन MITS जो है वो ग्वालियर में एक अपने आप में जो है वो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस काफी चर्चित है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, आज का नहीं है मतलब कहा जाए तो। अब एक तो आंसर हो गया माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो एक दो प्रश्न हो गए। एक तो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहाँ है? ग्वालियर में, ठीक है। बाकी तो नाम अपने को जो है वो याद ही रखना, उसमें बताने की जरूरत नहीं। अब रही बात कि ये ड्रोन स्कूल, तो ये यहाँ पहला ड्रोन स्कूल मतलब मध्य प्रदेश में नहीं, इंडिया में भी पहला ड्रोन स्कूल यही। और भी 4 जगहों पर, और 4 जगहों पर कहाँ? जैसे हम भोपाल में, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंदौर में, यहाँ पर हम ड्रोन जैसे अगर कहा जाए कि एकेडमी जो है वो बनाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। अगला है जबलपुर, पूरा लिख लेना आप लोग, और एक है सतना। यहाँ पे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना और ग्वालियर, टोटल ये 5 जगह हम ड्रोन स्कूल खोल रहे हैं ना। यूनियन एविएशन मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, उन्होंने जो है वो ड्रोन स्कूल खोलने की कहा, और चूंकि वो ग्वालियर से ही हैं, है ना, तो निश्चित रूप से पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में ही खुला होगा, ये भी एक है। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में खुला होगा, ये भी आप समझ लो क्यों खुला होगा। तो लिंक करा जा सकता है प्रश्न को, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ इसमें जो है वो प्रश्न पंच होगा, कहाँ नहीं होगा, किस तरह से क्वेश्चन को जो है वो लिंक करें, कैसे आंसर तक जो है वो पहुंचे। ये चलिए अगले के ऊपर आते हैं। अगला आपको सामने दिख रहा है, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं इरिगेशन प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं? लामटा इरिगेशन प्रोजेक्ट बालाघाट, ये बिल्कुल सही है। कायमपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट मंदसौर, ये भी सही है। ताखाजी इरिगेशन प्रोजेक्ट सागर, ये गलत है, ये भी मंदसौर में ही। पगारी इरिगेशन प्रोजेक्ट बुरहानपुर, ये भी सही है। तो इसमें ये गलत हो गया, ये 1 लाइन का है। इसमें बहुत ज्यादा मैं सोचूं कि आपको समझाऊं कि लिफ्ट इरिगेशन का है कि कैसा है, वो क्वेश्चन नहीं आते, तो वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि क्या होगा। 1 लाइन फैक्ट में अपने को पता होना चाहिए। कोई पूछेगा यार लामटा इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ है, तो बालाघाट है। कयामपुर कहाँ है, तो मंदसौर है, मतलब इतना अब बस याद रखिए, बाकी और कुछ नहीं। फिर अगला है मलखम खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सागर ओवलकर का संबंध किस शहर से है? मुंबई, दिल्ली, सतना, रायपुर। ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लो आप। क्यों मान लो इंपॉर्टेंट? उसके पीछे के 2 कारण है। एक तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि मलखम की जो जो है वो अगर कहा जाए पहचान है, वो हमारा ही राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी मलखम की पहचान जो है वो है उज्जैन, ये सबको ही पता होगा। अब ये इसमें तो कहीं नहीं, और उज्जैन आता तो आप उज्जैन मार देते तो गलत हो जाता। एग्जैक्टली सावर जो है अगर कहा जाए ओवलकर जो है वो मुंबई बेस्ड एक इंजीनियर, कभी भी आप देखेंगे उनके बारे में कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो उनका संबंध मुंबई से निकल कर है। और उनको अभी अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, ये भी है। क्योंकि मतलब अगर कहा जाए कि मलखम में तो ज्यादातर अभी अगर कहा जाए कि अवार्ड मिले ही नहीं, मलखम में ये दूसरा अर्जुन अवार्ड है, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले एक और मलखम में अगर कोई पूछे पहला मलखम के लिए किसे जो है वो अवार्ड मिला है, वो भी अपने आप में क्वेश्चन है, हिमानी परब को। ये मतलब मलखन के लिए अगर ये भी मैं लिख देता हूं जिससे आपको कम से कम ये क्वेश्चन भी याद रहे, हिमानी परब, ठीक है। ये मलखम के लिए पहला अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी है। फर्स्ट अवार्ड जो मलखम के लिए इनको जो है वो मिला था, ये एक आपको याद रहे। उसी क्रम में दूसरा अवार्ड जो है वो इनको मिला। और ये मूल रूप से अगर कोई पूछे कहाँ से है, तो आप जब भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि भाई मुंबई बेस्ड जो है वो अगर कहा जाए इंजीनियर हैं, और मलखम के लिए जाने जाते हैं। और अभी 2-3 साल में जो है मतलब अगर कहा जाए कि जो मलखम से संबंधित नेशनल इंटरनेशनल जो है वो चैंपियनशिप हुई, उनमें उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। जैसे जब 2019 में वर्ल्ड मलखम चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे।
तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए, इसीलिए उनको अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो एक तो ये अर्जुन अवार्ड 2022 मलखम सागर ओवलकर और एमपी से कनेक्ट करके कंफ्यूजन में गलत मत करे आना, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो हाथ से पूरा के पूरा जो है वो चला जाएगा, है ना। दोनों क्वेश्चन है तो लिंक, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो कनेक्टिविटी है वो सीधी नहीं। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता। 2022 में टाइगर रिजर्व में शामिल किए गए दुर्गावती टाइगर रिजर्व का संबंध मध्य प्रदेश में से किस जिले से नहीं? ठीक है, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, सागर, सीधी। तो इसका आंसर है सीधी। अब पहले तो ये समझिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्रश्न है क्या। देखिए, रानी जो दुर्गावती थी उनके नाम से ऑलरेडी हमारे यहाँ एक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी अभ्यारण्य, और उसका नाम ही है वीरांगना रानी जो है वो अगर कहा जाए दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप केवल वीरांगना रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं तो वो केवल दमोह में, केवल दमोह, मतलब अगर एक सिंपल से अगर कहा जाए यहाँ पर ये दमोह। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व की बात करें, अब चूंकि टाइगर रिजर्व में भी उसको जो है वो डाल दिया गया, सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया, अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसकी 2022 से, अभी पूरी तरीके से तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया सब कुछ, बट आ गया। तो अब टाइगर रिजर्व का तो विस्तार काफी लंबा चौड़ा होता है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व से उसको कनेक्ट करा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है वो कौन सा टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व, तो उसे कनेक्ट करके यहाँ पर तो दमोह नरसिंहपुर सागर का जो बेल्ट है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको मिलाकर आपने एक नया टाइगर रिजर्व बनाया। पन्ना जो है वो अगर मतलब टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा, उसमें जो है वो अगर कहा जाए करा तो उसका नाम रख दिया रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो उसमें ये तो नहीं आएगा, दमोह, नरसिंहपुर और सागर, ये तीनों जो है वो आपके जो है वो मतलब क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे, ये आपको याद रखना। और इसको याद करने का एक और सबसे सरल तरीका ये, अगर आप कभी ध्यान से जैसे मध्य प्रदेश का मैप कभी स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा कि पन्ना से लगा हुआ जो बेल्ट है, ठीक है, यानी जैसे दमोह है वो भी पन्ना से लगा हुआ है, सागर जो है वो भी जो है वो अगर कहा जाए पन्ना से लगा हुआ है, और नरसिंहपुर भी जो है वो यहाँ पर, यानी आप कैसे जाएंगे, नरसिंहपुर से चलेंगे ना, तो नरसिंहपुर सागर दमोह होते हुए पन्ना पहुंचेंगे। पन्ना के फिर आगे आपको सतना रीवा, अब वो सीधी तो बिल्कुल अलग हो गया ना, तो वो पन्ना से कनेक्ट हो रहा है ना कहीं, वो तो बिल्कुल बॉर्डर पे। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन मैप रीडिंग से भी आ जाए, मतलब हम उसके आसपास जाएं कि यार दमोह जो जिला है उसकी कनेक्टिविटी किन जिलों से, तो आप कभी देखिएगा खुद भी जो है वो दमोह की जो बॉर्डर है वो सागर को कनेक्ट करती हैं, नरसिंहपुर को कनेक्ट करती हैं, पन्ना को कनेक्ट करती हैं, छतरपुर को कनेक्ट करती हैं, तो उसके आसपास हम आंसर तक जा सकते थे। बाकी तो फिर बड़ा कठिन हो जाता, नहीं तो तुक्का मारना क्वेश्चन में। अगला है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर यानी फंक्शनली लिटरेट जिला कौन सा है? डिंडोरी, मंडला, झाबुआ, अलीराजपुर, है ना। तो इसका आंसर है मंडला। अब प्रश्न है कि ये प्रश्न आएगा क्यों, यानी ये भी आना है तो क्यों आना है, उसके पीछे का कारण है, क्योंकि ये पहला वर्ड आ रहा है ना, फर्स्ट इन इंडिया जब हो जाता है तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ देखो। हम जब जनगणना की बात करते हैं, जैसे 2011 की सेंसस की बात, जनगणना में साक्षर की क्या परिभाषा है कि हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष है, जो रीड एंड राइट यानी लिखना और पढ़ना दोनों जाता है, प्लस समझने के साथ, यानी समझना लिखना पढ़ना, आपको रीड करना भी आ रहा है, राइट करना भी आ रहा है, लेकिन उसको समझना भी आ रहा है। जैसे लिखा है आम, तो आम लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, और आम का मीनिंग भी समझते हो कि हाँ यार आम एक खाने वाला फल होता है। इस व्यक्ति को लिटरेट कहा जाता है, सेंसस की डेफिनेशन यानी जनगणना की। यानी कोई बच्चा आपके घर में है जिसकी उम्र 5 साल है या 6 साल है, वो लिखना पढ़ना बोलना बहुत अच्छी एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, फर्राटेदार इंग्लिश हिंदी लिखता है, लेकिन फिर भी वो जनगणना के आंकड़ों में लिटरेट नहीं, सरकार के आंकड़ों में लिटरेट नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार के जो, अब देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद चीजें बदलेंगी। तब जब 2011 की जनगणना, तब तो स्कूल में एडमिशन की ही उम्र थी 6, आपको मालूम होगा राइट टू एजुकेशन में हम 6 से 14। अब 6 साल में बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा तो 1 साल पढ़ने के बाद 7 साल में निकलेगा, यानी पहली क्लास, तब उसको हम लिटरेट बोलेंगे। तो एक तो ये लिटरेसी के अनुसार जो है वो अगर कहा जाए वर्ड अलग हो गया। अब यहां आ रहा है फंक्शनली लिटरेट का क्या मतलब। फंक्शनली का मतलब है भाई एक आदमी है जिसकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, एनजीओ या वहां के लोकल लोगों ने प्रयास किया, उसको बुनियादी रूप से लिखना पढ़ना सिखाया। ठीक है भाई, उसको लिखना पढ़ना सिखाया कि भाई वो अपना नाम लिख सके, पढ़ सके, बोर्ड पे लगी हुई सूचनाओं को पढ़ सके,
जो नोट है उनको गिन सके, समझ सके, जिससे लोग उसका मिसयूज ना करें। उस तरह की जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं फंक्शनली लिटरेट होना, कार्यात्मक रूप से अपने आसपास की चीजों से पढ़ाई को सीखना। तो आपको मालूम होगा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी ये ट्राइबल बहुल जिले हैं, यहाँ ऐसी साक्षरता दर कम। दूसरा कि यहाँ के जो लोग हैं यानी ट्राइब्स हैं, जब वो पढ़े लिखे नहीं हैं कहीं ट्राइब्स में, तो उनको क्या करा जाता है, लोग ठीक है उनका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई पेपर के ऊपर सिग्नेचर ले लिया, अब उसको पढ़ना तो आता नहीं बेचारे को, उसने अंगूठा लगा दिया। तो धीरे धीरे अगर हम उनको साक्षर कर दें, मतलब उनको नाम लिखना सिखा दें, जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसको पढ़ना सिखा दें, समझना सिखा दें, इसी को हम बोलते हैं फंक्शनली लिटरेट होना। यानी अपना नाम लिख सके, पढ़ सके, चीजों को गिन सके, काउंटिंग आ जाए उसको वहां। तो इस तरह से ये जो है वो अगर कहा जाए, आपका आंसर मैंने आपको दोनों बता दिए, लिटरेसी की भी डेफिनेशन बता दी और फंक्शनल लिटरेसी जो वर्ड है उसकी भी डेफिनेशन बता दी कि फंक्शनल लिटरेसी जो है वो क्या चीज जो है वो होती है, या इस पे क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस दिन किया गया था? 1 अप्रैल 2022, 13 मई 2022, 15 सितंबर 2022, 1 नवंबर 2022। इसका आंसर है 13 मई। देखिए प्रधानमंत्री जी जब भी मध्य प्रदेश आते हैं तो वो दिन जो है वो इतिहास में यादगार हो जाता है। जैसे आज ही आप जब वीडियो इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ भी, तो आज प्रधानमंत्री जी भोपाल में वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में 1 अप्रैल को आए हैं, यानी मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन आज से शुरू हो रही है। तो वो अब ये सन जो है मतलब दिन जो है वो 1 अप्रैल 2023 आने वाले 1 या 2 या 3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पहली ट्रेन होगी वो वंदे भारत में यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये बात निकल कर आती। तो 13 मई को आए थे और मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा है कि ये एमपी स्टार्टअप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्कीम जो है वो शुरू करी है। ये स्कीम एमएसएमई से जुड़ी हुई है ना, ये ध्यान रखिएगा। एमएसएमई समझते हो ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्योग होते हैं उनको हम एमएसएमई कहते हैं। उनमें अपार संभावना है मध्य प्रदेश के अंदर, उनको अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी मध्य प्रदेश। उनके लिए एमपी स्टार्टअप पॉलिसी एंड इंप्लीमेंटेशन स्कीम 2022 इंट्रोड्यूस की गई। उसका नाम क्या है? एमपी, ऊपर तो लिखी फिर भी मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, स्टार्टअप पॉलिसी एंड इंप्लीमेंटेशन स्कीम 2022 लेकर आए। कौन इसमें मैं मतलब किसके थ्रू इंप्लीमेंट हो रही है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई के द्वारा जो है वो इसको लाया गया। तो एमएसएमई को कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, वो सब चीजें हैं, वो अभी इसमें हम कभी अलग से चर्चा करेंगे मेंस फेंस में, तो उसमें देखेंगे। अगला है 2022 में पहली बार शामिल किए गए चाइल्ड बजट के लिए मध्य प्रदेश ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना? 27,092 करोड़, 57,803 करोड़, 63,116 करोड़, 71,016 करोड़। तो आंसर है 57,807 करोड़। अब ये क्यों आएगा ये भी मालूम है। बच्चों के लिए बजट में अलग से फंड सैंक्शन करना, जिसको केवल हम बच्चों के ऊपर ही खर्च करें। जैसे पहले आपको मालूम है जेंडर बजटिंग आया, तो महिलाओं के लिए यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सुरक्षा, उनके आर्थिक विकास, ठीक है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जितनी स्कीम्स हम लेकर आए वो सब किसके अंतर्गत आ गई थी? जेंडर बजटिंग। तो जैसे जेंडर बजटिंग जब भारत में 2005 में आया था, इतना चर्चा में रहा था कि आप सोच नहीं सकते जेंडर बजटिंग। तो उसके उसी तरह से अगर हम चाइल्ड बजट लेकर आए तो हमारा 57,803 करोड़ का चाइल्ड बजट भी कहीं ना कहीं जो है वो चर्चा में तो रहेगा ही रहेगा। कुछ ना कुछ तो जो है वो उससे क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा ही बनेगा। अब क्या बनता है वो देखने वाली बात है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एक एग्जाम में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। अगला है भारतीय रेलवे के लिए मध्य प्रदेश के बीना में भेल भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल के द्वारा कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है? 1 मेगावाट, 1.2 मेगावाट, 1.7 मेगावाट, 2.3 मेगावाट। तो इसका आंसर है 1.7 मेगावाट, क्योंकि ये अपने आप में एक बिल्कुल नया ही प्रैक्टिकल है। देखो टेक्निकली कर जाए, जो रेल चलती है ना, अब रेल के ऊपर आपने क्या करा, सोलर रूफटॉप लगा दिए और उससे आप रेल की बैटरियां चार्ज कर रहे हो। ये काम तो हो रहा है, भारत में पहले से चला रहा है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन पूरा रेल नेटवर्क ही आप जो है वो अगर कहा जाए सोलर पैनल से मिलने वाली एनर्जी से चलाओ, कि भैया जो रेलवे को जितना भी बिजली मिलेगी वो पूरा के पूरा उससे चले,
तो इस दिशा में ये पहला सबसे बड़ा जो है वो कदम है। इसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वो भी हमारे यही है, उससे कोलैबोरेशन किया किसने? इंडियन रेलवे में। और उसने इनके लिए जो है वो बीना में, सागर जिले में पड़ता है बीना, सबको मालूम होगा, वहां एक 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया। इस प्रकार रेलवे अब ग्रीन इंडिया की ओर बढ़ चुकी है। कार्बन एमिशन को ऐसे भी आपको मालूम है, नेट जीरो हम चाहते हैं, 2070 तक भारत चाह रहा है कि वो जो अपना कार्बन एमिशन है उसको नेट जीरो लेकर आए। तो उस दिशा में भी एक कदम, एक अच्छा कदम है। इसीलिए जो है वो अगर कहा जाए, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लिंक हो जाए कि एक तो बीना आ सकता है, 1.7 मेगावाट का आ सकता है। इंडियन रेलवे में जो है वो अगर कहा जाए किसके साथ इसमें जो है वो क्या बोलते हैं कि ज्वाइंट वेंचर में ये काम कर रहा है या किसकी कोलेब्रेशन से काम कर रहा है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के जो है वो अगर कहा जाए के सहयोग से जो है वो काम कर। तो ऐसे यही ये क्वेश्चन और क्या है, क्वेश्चन इसी तरह के तो जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और कोई क्वेश्चन तो जो है वो आता नहीं, इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मतलब क्लियर आपको सब? कोई डाउट भी होता है किसी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए बाद में जब आप देख लें इस वीडियो को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में अति वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है ये भी समझ लो यहाँ पर। ये प्रश्न दो तरह से उलझाएगा आपको। अगर टेक्निकली केवल 2021 में 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई। ठीक है, मतलब कोई पूछेगा कि भैया क्या मध्य प्रदेश के अंदर वन, देखो हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होती है, उस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2019 में 6,676 स्क्वायर किलोमीटर का बेल्ट जो था वो डेंस फॉरेस्ट में था, 2021 में वो 6,665 किलोमीटर का होगा डेंस फॉरेस्ट के अंदर, यानी उस हिसाब से आपको दिख रहा है कम हो गया। अब ये प्रश्न मैंने क्यों बनाया ये समझो। एक्चुअल क्या, वो मैंने 2-3 बार देखा कि मध्य प्रदेश के जो मतलब वन मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि भैया 2005 की तुलना में मध्य प्रदेश में अति सघन क्षेत्र जो है वो 63% बढ़ गया। यानी सरकार क्या कर रही है, 2005 से इसको कैलकुलेट कर रही है। तो 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 2005 से अगर हम बात करें, यानी यहां 2005 की तुलना में ये वाला प्रश्न आपको आएगा यहाँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा था कि आपको कंफ्यूज ना हो आप और चीजें समझें। 2000 देखो 2005 में हमारा जो फॉरेस्ट एरिया था वो 4239 स्क्वायर किलोमीटर था। कौन सा? जो बहुत डेंस था, अति सघन वन। ठीक है, बहुत जो डेंस फॉरेस्ट एरिया होता वो। तो यहां से अगर कहा जाए ये बढ़कर अभी कितना हो गया, यहां पर पहुंच गया। यानी इस तरह से इसमें 63% की वृद्धि हुई। अब आपने देखा होगा पीएससी की एक आदत होती है, सरकार क्या करती है, जो क्वेश्चन बनाती है वो क्वेश्चन मतलब जो भी एग्जाम सेटर होता है वो उन्हीं अप्रोच को लेकर चलता है जैसे सरकार स्टेटमेंट जारी करती है। या जैसे अभी पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया था कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट कितनी है इंडिया में। तो आईएमएफ का क्वेश्चन था, आईएमएफ ने जब हमारी इकोनॉमी को दुनिया की सबसे टॉप अगर कहा जाए ग्रोइंग इकोनॉमी बताया, तो सरकार ने खूब उसको प्रमोट किया कि देखो भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस तरह से लिंक होते हैं, तो ये वाला आपको याद रखना है। टेक्निकली अगर कहा जाए तो हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है वो बड़ा है। टोटल अगर कहा जाए कि वन क्षेत्र जो था हमारा वो 77,482 था 19 में, वो 77,493 हो गया बढ़कर। बट डेंस फॉरेस्ट की संख्या जो है वो कम हो गई, यानी 6676 से जो मैंने बताया ये 21 में, ये 19 का आंकड़ा, 2019 का, और ये 2021 का आंकड़ा। ठीक है, और ये जो तुलना है ये कब की है, 2005 से। आएगा यही क्वेश्चन, ये भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, मैंने मतलब अभी बता दिया कि क्या क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा और कैसे आएगा, है ना। चलिए, निम्न में से किस आयोग में संशोधन कर पहली बार अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष का पद सृजित किया गया। ये तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बड़ा घमासान है। ओबीसी का रिजर्वेशन कितना होना चाहिए उसको लेकर बहुत सारे एग्जाम्स भी हमारे फंसे हुए, तो आने ही। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग। देखो, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम बना था 1995 में। इसके पहले ही मध्य प्रदेश 1993 में मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर चुकी थी। एक्ट कब बनाया उसने? 1995 में। अब 1995 का जो एक्ट था उसमें अभी हमने क्या करा, 2021 में संशोधन किया। निश्चित रूप से 2021 में कोई संशोधन हुआ होगा,
तो 2022 में ही जो है वो चर्चा में आया होगा, उससे बाद में आएगा। तो इसमें जो है अगर कहा जाए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रखी, जनरली मध्य प्रदेश में जितने भी आयोग, चाहे वो मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन हो, मध्य प्रदेश अगर कहा जाए कि इंफॉर्मेशन कमीशन हो, शेड्यूल कास्ट कमीशन हो, शेड्यूल ट्राइब कमीशन हो, वुमन कमीशन हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, जितने मध्य प्रदेश में आए हो, इनमें किसी में उपाध्यक्ष का पद जो है वो नहीं। यहाँ पहली बार अगर कहा जाए कि आयोग में जो है वो एक उपाध्यक्ष का जो है वो अगर कहा जाए पद सृजित किया गया। यानी टेक्निकली इसमें क्या होता है कि 5 सदस्य होते हैं और कोई भी सदस्य शासकीय नहीं होगा, इनको बोलते हैं अशासकीय सदस्य, है ना। 5 सदस्य। ये अगर आप में से कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहा हो, इस तरह के क्वेश्चन जिनमें ये टॉपिक ही है, ठीक है, उसमें भी, और एमपीपीएससी यूनिट 10 में भी है, तो उसमें बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में बात है, या मध्य प्रदेश का भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। तो टोटल पिछले साल जैसे एमपीपीएससी ने पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो वहां भी 5 था, यहाँ भी 5 सदस्य हैं, अशासकीय होना चाहिए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होना चाहिए। उनमें से ही एक सदस्य को हम क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। उन्हीं में से एक सदस्य को हम उपाध्यक्ष बनाएंगे। ये उपाध्यक्ष की पोस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट, एक अध्यक्ष हो गया, एक जो है वो उपाध्यक्ष हो गया, ठीक है। यहां पर अगर कहा जाए अध्यक्ष के साथ कम से कम 2 सदस्य, ठीक है, यहां पर अगर कम से कम यानी एक अध्यक्ष हो गया और कम से कम यानी टोटल 5 में से 3 सदस्य जो है वो ओबीसी से ही होना चाहिए। बाकी 2 जो है वो अगर कहा जाए आप कहीं से भी ले लो, और एक सदस्य कम से कम महिला होना चाहिए। यानी 2 सदस्य ये, एक सदस्य कम से कम महिला। जैसे कम से कम महिला का क्या मतलब, अगर अध्यक्ष महिला को बना दिया तो अन्य 2 आ जाएंगे, उन 2 जो सदस्य उनमें से महिला होगी तो भी वो ग्राउंड फुलफिल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। जैसे टोटल 5 हैं, अब 5 में से उनका उद्देश्य है कि अध्यक्ष जो हो के अलावा 2 सदस्य ओबीसी के होना चाहिए, ठीक है। तो अब उन 2 में से अगर एक महिला सदस्य है तो भी वो महिला वाला ग्राउंड फुलफिल हो गया, क्योंकि उसमें लगा कि कम से कम एक सदस्य महिला नियुक्त होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी के 2 होना चाहिए अध्यक्ष को छोड़कर, ठीक है, अध्यक्ष और जो है वो कम से कम, या कम से कम नहीं है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2021, क्योंकि अब ये 2022 में ही टेक्निकली लागू हुआ और क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ओबीसी से संबंधित मुद्दे हमारे यहाँ रहते ही हैं। तो कभी आ जाए तो आप याद रखिएगा कि कोई जो है वो अगर कहा जाए कि मतलब मध्य प्रदेश में वो पहला कौन कौन सा कमीशन है जिसमें चेयरपर्सन के साथ वाइस चेयरपर्सन, अध्यक्ष को अपन चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, चेयरपर्सन के साथ वाइस चेयरपर्सन के लिए जो है वो प्रोविजन जो है वो किया गया। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगले के ऊपर आते हैं। 2022 में आकांक्षी विकासखंड योजना में मध्य प्रदेश के कितने विकासखंडों को शामिल किया गया। तो पहले तो देखिएगा कि जो आकांक्षी जो अगर कहा जाए विकासखंड योजना है वो 2022 में ही आई। आकांक्षी जिला योजना थी वो 2018 में जो है वो सरकार ने लेकर आई थी, लेकिन विकासखंड योजना अगर कोई पूछेगा कि कब आई थी तो 2022 में ही सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और जो पहला फेज था उसमें मध्य प्रदेश के 42 विकास खंडों को रखा, ठीक है। ब्लॉक को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश में टोटल 313 ब्लॉक है, विकास खंड, उनमें से 89 ट्राइबल ब्लॉक है, ठीक है। ये यहाँ पर इन 42, अब ट्राइबल का कोई वो नहीं है इसमें। एक्चुअल क्या है कि पिछड़े जो जिले होते हैं या पिछड़े ब्लॉक होते हैं उनके लिए जो है वो अगर कहा जाए इसको इंट्रोड्यूस किया गया ये योजना को, इसको एबीपी बोलते हैं। जब वो 18 में आई थी तो उसको बोलते थे एडीपी, 18 के अंदर उसको बोलते थे इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब ये जो है वो डी डिस्ट्रिक्ट की जगह हो गया ब्लॉक, तो 2022 में ये ब्लॉक के लिए स्कीम आ गई यहाँ पर, मतलब सॉरी इसको आप 18 ही याद रखिए, 2022 में इसको आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम, ये याद रखें। अब आप कहोगे कि जब इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे वो समझ लो। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसमें हमारे 42 ब्लॉक थे। आज हमारे जो है वो अगर कहा जाए 42 की जगह 50 ब्लॉक इसमें आ गए, यानी अभी हमारे जो है वो 50 विकास खंड है। कई सारे, जैसे अगर आप मुरैना चले जाओ तो वहां पर पहाड़गंज आता है, भिंड चले जाओ तो गोहद आता है ना। ये जितने भी जो अगर कहा जाए विकास खंड है, काफी मतलब अलग अलग, जिस जिले से आप हैं उस जिले का कोई ना कोई जो है वो विकास खंड इसमें आएगा। मतलब जैसे झाबुआ है तो झाबुआ के अगर आप मेघनगर की बात कर लो, है ना, या थांदला की बात कर लो, वो इसमें उन्होंने जो है वो शामिल कर लिया। और भी मतलब अगर आप इसकी लिस्ट देखोगे पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे अलीराजपुर है तो कट्ठीवाड़ा है ना, वो नूरजहां आम के लिए फेमस कट्ठीवाड़ा। तो ऐसे उन्होंने 50 टोटल ब्लॉक इसके अंदर डाले, 2022 में इंट्रोड्यूस हुई।
अब रही बात कि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आया था कि ये योजना में 50 जो ब्लॉक में शुरू हुई है, कहीं ना कहीं ये ट्राइबल ब्लॉक ही होंगे, 89 ट्राइबल ब्लॉक में। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसका ट्राइबल ब्लॉक से कोई लेना देना सीधा नहीं। ठीक है, ये एग्जैक्टली बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मुख्य धारा से जो जुड़े हुए नहीं होते, उनके लिए है। और इसको पूरा प्रोग्राम को का हीरो जो है वो है नीति आयोग। क्योंकि नीति आयोग ने क्या करा, कुछ पैरामीटर्स बना दिए, उनके आधार पर ये स्कीम जो है लागू होती है। जैसे जो मैं आपको बता दूं, अब यही क्वेश्चन अगर एमपीपीएससी मेंस में आता तो आप जो है वो आकांक्षी विकास खंड या आकांक्षी जिला के लिए क्या योजना बनाते, तो पैरामीटर उन्होंने क्या बनाया, एक पैरामीटर बनाया उन्होंने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, या मैं रफली लिख दे रहा हूँ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका वेटेज उन्होंने रखा 30%, यानी जो भी हम काम करेंगे वो 30% है। एजुकेशन का वेटेज उन्होंने रखा 30%। ठीक है, एग्रीकल्चर का यहां पर अगर कहा जाए, और वाटर रिसोर्सेज, एग्री एंड वाटर आप लिख लो, वाटर रिसोर्सेज जो भी है, यानी कृषि और जल प्रबंधन के लिए उन्होंने जो है वो वेटेज रखा 20%। ठीक है, 30 और 30 60 और 20 80 यहां पर अगर कहा जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हमको मिलती है ना, जो भी वित्तीय सेवाएं आप बैंक अकाउंट वगैरह लेते हैं, वो एफोर्डेबल कॉस्ट पे मिल रही है कि नहीं। ठीक है, वित्तीय समावेशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। यानी सिंपल सी लॉजिक, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की इस समय देश में सबसे बड़ी स्कीम है। एफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और आधारभूत संरचना, जिसको अपन आम भाषा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, बस पूरा पूरा तो नहीं लिख रहा, यहां पर मैंने इतना लिख दिया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 10। इन ग्राउंड्स पर इनको फंडिंग आएगी, इन ग्राउंड्स पर इनको विकास से जोड़ा जाएगा। 30 + 30 + 20 + 10 + 10 टोटल हो गया 100। तो ये जो आकांक्षी जिला योजना शुरू करी थी, आकांक्षी विकासखंड योजना शुरू करी, ये इस ग्राउंड पर है। और ये इसका मेन जो रोल प्ले करने वाली जो एजेंसी है, उसमें नीति आयोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। तो हो सकता है कि नीति आयोग से भी जुड़ा हुआ, जैसे आप में से अगर कोई पीएससी की तैयारी कर रहा होगा तो उसको मालूम है कि नीति आयोग से जुड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये अपने को याद रखना। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। 2022 में एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टमाटर उत्पाद के लिए चुना गया, 5 7 9 11। इसमें आंसर है 11। आप समझ लो एक जिला, अभी एक छोटा सा मैंने शॉर्ट्स बनाए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्लान करके बनाया। मैं एग्जैक्टली एक फूड एक्सपो हुआ था अभी भोपाल में, तो देखने गया था, तो वहाँ एक एमपी का मैप लगा हुआ था, वन डिस्ट्रिक्ट वन का। तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके आपके यूट्यूब पे डाल दिया। उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि उस यूट्यूब पे क्या होगा क्या नहीं होगा, उद्देश्य ये था कि आप अपने आसपास की चीजों से भी चीजों को सीख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले इस समय टमाटर उत्पाद से जुड़े हुए हैं। बाकी एक जिला एक उत्पाद धीरे धीरे याद करिए, वो शॉर्ट्स को 2 4 बार देख लेना आपको, अगर टाइम मिले तो आपको एक जिला एक उत्पाद ऐसे ही याद हो जाएंगे, मुझे लगता है। वो बिल्कुल लाइव, उसमें बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है, वहां ऑर्केस्ट्रा हो रहा था तो उसका। सितंबर अक्टूबर 2022 में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश द्वारा कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए, 21 25 20 66। अब आप समझिए, ये ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही गलत होंगे आपके, क्योंकि हमारे यहाँ हुआ था मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम। उस मेडल टेबल में हम तीसरे नंबर पे थे, टोटल हमने 96 मेडल जीते थे। तो हमारा दिमाग वहां, मैंने क्यों लिया इसको, क्लैश करता है क्वेश्चन, यहाँ क्लैश नहीं होना चाहिए। ये जो गेम हुए थे, ये हुए थे गुजरात के अंदर, और इसमें मैंने क्रम में ही आंसर लिया है ना, 20 25 21 यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा जो है मतलब अगर कहा जाए कि हमने जो है वो सिल्वर मेडल जीते 25, ये सिल्वर थे, रजत। फिर सिल्वर के अलावा दूसरे नंबर पे हमारे कांस्य थे, यहाँ पर अगर कहा जाए। फिर हमारे गोल्ड थे, यानी स्वर्ण पदक। और कुल टोटल हमने जो अगर कहा जाए, ये हमारा टोटल था 66। इस तरह से मेडल टेबल में हम 7वें नंबर पे थे, सर्विस नंबर 1 पे थी। और अगर स्टेट्स में बात करें तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर के साथ स्टेट वाइज, सर्विस मतलब सेना, महाराष्ट्र स्टेट वाइज। क्यों प्रश्न को लिया है समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उलझाएगा यही कि खेलो इंडिया यूथ गेम का पता चले तीसरा रैंक मार के आ गए, पूछा है नेशनल स्पोर्ट जो है वो 36वें राष्ट्रीय खेल, और लगा के आ रहे हो अगर कहा जाए खेलो इंडिया का। तो कंफ्यूजन ना हो, गलत ना हो, इसलिए याद रखिएगा, आपको कुछ ना कुछ जो है वो पूछ सकता है क्वेश्चन इसमें, है ना। अब अगला है, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में बनाए जा रहे 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर परियोजना के प्रथम चरण के लिए कितने मेगावाट क्षमता विकसित करने के लिए 3 कंपनियों को लेटर ऑफ ऑर्डर जारी किएगा, यही क्वेश्चन आएगा। पिछले साल जब ये, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है, जब ये प्लांट लगना शुरू हुआ या इसकी कहानी शुरू हुई, तो कई सारे यूपीपीएससी ने पूछ लिया, आईएएस के एग्जाम में आ गया, एमपीपीएससी में आ गया, सब जगह ये प्रश्न चलता रहा।
आप 600 मेगावाट का आप प्लांट लगा रहे हो, एक दिन में 600 मेगावाट थोड़ी इंस्टॉल कर दोगे। आप क्या करोगे, फेस हो गया। कोई भी थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, सोलर पावर प्लांट हो, उसके फेसेस होते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे 110 मेगावाट की 4 यूनिट, 150 मेगावाट की 6 यूनिट। इसमें फर्स्ट फेज जो है उसमें हम 278 मेगावाट की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी लाएंगे। फिर अगला जो फेस होगा उसमें ये सब चीजें करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इस साल आ सकता है, क्योंकि इसका एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था। और मुख्यमंत्री जी ने जो है वो, अगर कहा जाए, लेटर्स ऑफ अवार्ड जारी किए थे। उसको अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वो मतलब मध्य प्रदेश शासन ने उसका पूरा के पूरा अवार्ड का वो डाला भी था। मतलब क्या बोलते हैं कि वीडियो भी जो है वो उसके ऊपर जो है वो अपलोड है या डाला हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना, मतलब आए तो। अगले के ऊपर आते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथी। ठीक है, यहाँ पर मिशन हीमोग्लोबिनो है, ग्लोबिना नहीं है, ग्लोबिनो। आप, मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ, इंग्लिश में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है। हीमोग्लोबिनोपैथी, ठीक है, आप लिख लेना, ग्लोबिनोपैथी। हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने विकास खंडों में किया जा रहा है? तो एक्चुअल समझो पहले, ये कहानी है 15 नवंबर 2021 की। प्रधानमंत्री जी आए थे। आज 1 अप्रैल 2023 है, आज भी प्रधानमंत्री जी आए हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो प्रधानमंत्री जी के हाथों से ही इस प्रोग्राम को लॉन्च कराया गया था, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। शुरुआत में इसमें जो है वो झाबुआ और अलीराजपुर 2 जिले रखे, ठीक है, क्योंकि वो ट्राइबल बहुल जिले हैं। और उसमें फिर ये तय कर दिया गया कि 89 ट्राइबल ब्लॉक को इससे जो है वो हम जोड़ेंगे। तो पहला जो मतलब किस दिन हुआ मिशन की शुरुआत, तो 15 नवंबर 2021। सबसे पहले कितने जिले रखे? तो झाबुआ, अलीराजपुर। ठीक है, कितने मतलब किन जिलों के लिए है? तो जनजातीय बहुल जिलों के लिए। कितने विकास खंड? 89। सबको मालूम है ट्राइबल जो ब्लॉक है हमारे यहाँ वो 89 ही। क्या क्या इसमें आएगा? तो दो चीजें इसके अंतर्गत आएंगी हीमोग्लोबिनोपैथी। जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं हमारे ब्लड से संबंधित, तो उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है थैलेसीमिया, सुना होगा आपने, ठीक है, एक को बोलते हैं थैलेसीमिया और एक को बोलते हैं सिकल सेल। इसके ऊपर मैं पहले भी कई वीडियो में जो है वो चर्चा कर चुका हूं। हमारी जो सेल होती है आरबीसी, वो बाइकॉनकेव होती है। जैसे अपन इडली बड़े की दुकान पे जो बड़ा खाते हैं, बीच में से दबा होता है, उभयोत्तल जिसको कहते हैं, वैसी होती है, जिससे ऑक्सीजन ये कैरी कर सके। लेकिन जब ये सिकल आ जाती है ना, हंसिए का आकार ले लेती है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इस तरह का आकार ले लेती है, तो इसको बोलते हैं सिकल सेल। तो सिकल सेल के कारण व्यक्ति के शरीर में, मतलब टेक्निकली वो एनीमिया एनीमिया से पीड़ित तो हो गई होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कैरी करने में उन सेल्स को दिक्कत आएगी। तो एक तो ये जेनेटिक है, मतलब ये उम्र के किसी फेस में अगर आप कहो कि हो जाए तो जो है वो नहीं होती। ये जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत जो है वो इसको रखा जाता है। दूसरा, अगर जो है वो थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में शरीर ठीक तरह से हीमोग्लोबिन बनाता ही नहीं, या अगर कहा जाए कि ना के बराबर हीमोग्लोबिन बनता है थैलेसीमिया में। इसके कारण व्यक्ति को पूरी उम्र कहीं ना कहीं से, अगर कहा जाए कि अपने शरीर में ब्लड लेना पड़ता, मतलब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो है वो जरूरत पूरी उम्र पड़ती ही रहती है। तो उसको अपन बोलते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, उसमें येलोइश स्किन हो जाती है आदमी को बिल्कुल, क्योंकि अब हीमोग्लोबिन ही कम बनेगा तो लालपन जो है वो होगा नहीं, तो हल्का सा त्वचा का रंग जो है वो पीला सा जो है वो हो जाता है। ये दोनों आते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी के अंदर। ठीक है, ये मतलब दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ये दोनों में जो है वो क्या क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे उसका नेचर होगा क्वेश्चंस का। अगला है, 2022 में दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF निशानेबाजी में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया? ऐश्वर्य प्रताप, चिंकी यादव, अर्जुन ठाकुर, सिद्धि छतवानी, ये सब उसी से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। ऐश्वर्य प्रताप का नाम आपको याद रखें। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो दक्षिण कोरिया में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। दूसरा, अगर आपने अभी पेपर पढ़ा हो तो अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में यही मार्च के महीने में जो है वो ISSF जो है वो शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। तो ये जो ISSF शूटिंग चैंपियनशिप हुई भोपाल में, है ना, मतलब मार्च में भोपाल में हुई थी। हम इसके जस्ट नेक्स्ट मंथ हम मार्च का करंट अफेयर्स बनाएंगे MP का, तो उसमें स्टोरी बताएंगे। तो ये शूटिंग चैंपियनशिप जनवरी से चल रही है, अलग अलग देशों में हो रही है। इसका एक फेस हुआ था इजिप्ट में। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, यानी काहिरा। उस कायरो वाले इवेंट में भी ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो है वो मध्य प्रदेश को गोल्ड दिला चुके हैं। ये आप याद रख लेना, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा
कि मतलब ये एक तो 2000, मैंने इसमें दोनों तरह से लिंक कर दिया, 2022 का लिंक कर दिया, और 2023 में मैंने आईएसएसएफ को कहाँ जोड़ा, कायरो में, कि जो कायरो में आयोजित हुआ था यानी इजिप्ट में, वहां ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो जीत चुके हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। बस बाकी भोपाल वाले इवेंट में किसने क्या मेडल जीते, क्या हुआ, वो सब के ऊपर अभी हम नेक्स्ट मंथ का जो करंट अफेयर्स बनाएंगे उसमें जो है वो आपको बताएंगे, तो उसमें से ही कोई क्वेश्चन जो है वो बनेगा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ वर्ष 2022 में किस जिले में? सीहोर, नर्मदापुरम, सतना, मंडला। तो इसका आंसर जो है वो है सीहोर। सीहोर में बुधनी जो तहसील है, मुख्यमंत्री जी का संबंधी बुधनी से है, वहां से मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना जो है वो शुरू की गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री जो डेयरी प्लस योजना है, इसका एक पूरा के पूरा मैंने एक कोई क्वेश्चन है, मतलब इससे पहले वाले आप एक पूरा फोल्डर बना दिया मैंने यूट्यूब के ऊपर आपका, उसमें डले हुए हैं, मतलब जो क्या बोल सकते हैं कि एमपी के करंट अफेयर्स के, उसमें बकायदा मैंने पूरा जो है वो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में क्या क्या है, कितने 3 जिले जो है वो कहाँ लिए गए, कितने लाख का ऋण, किस ओबीसी को कितना ऋण मिलेगा, वो सब उसके अंदर है। तो कोशिश करिएगा, वही चीज मैं वापस बोलूं उससे अच्छा है कि आप वहां से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं वो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि मुख्यमंत्री मंत्री डेयरी प्लस योजना के लिए आप किस वाले वीडियो में जाएंगे, वहां पर वो 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, तो वहां से करिएगा इसको। तो अभी तो सीहोर है, बुधनी है, सबको मालूम है कि टॉय लकड़ी के बने खिलौने के लिए बुधनी तो बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस। अभी तो टेक्सटाइल के लिए भी बुधनी फेमस हो रहा, लगता नर्मदापुरम जिले से पास है, 5-6 किलोमीटर है नर्मदापुरम से, यानी होशंगाबाद से। सीहोर से तो इसका डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा, बट बुधनी आता सीहोर जिले के अंदर है ना। रेलवे के स्लीपर का प्लांट भी है बुधनी में, जो पटरियों के बीच में आपने देखा होगा ना, आरसीसी वाले जो स्लीपर लगे होते हैं जिनके ऊपर पटरी लगाई जाती है, वो भी है। टेक्सटाइल में बड़ी बड़ी वर्धमान है, ट्रिडेंट है, जैसी कंपनियां सीहोर में आ चुकी हैं, है ना। तो इस तरह से अगला है 2021 के लिए निम्न में से किसे किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। अब बड़ा प्रश्न है कि ये क्यों मैंने रखा प्रश्न। सबको मालूम है कि कश्मीर फाइल 2022 में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए चर्चित मूवी थी विवेक रंजन अग्निहोत्री, सबसे, मतलब वो मूवी कंट्रोवर्शियल भी हो गई, वो मूवी कई कारणों से जो है वो अगर कहा जाए चर्चा में, दोनों नजरियों से वो मूवी चर्चा में रही। उस मूवी को डायरेक्ट जो है वो अगर कहा जाए किया था विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 2022 में। उन्हें 2021 के किशोर कुमार, मध्य प्रदेश शासन देती है किशोर कुमार सम्मान, उनको किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो बाकी ये बस अपने को याद रखना है। यहाँ कोई पूछेगा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री, एक तो 2 प्रश्न आ सकते हैं। पहला सिंपल पूछ सकता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री का जो है वो संबंध किस, अगर कहा जाए क्षेत्र से, तो फिल्म मेकिंग या जो भी आप जो है वो लिखना चाहो उससे संबंधित है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में उनकी कौन सी मूवी जो है वो चर्चा में है, तो कश्मीर फाइल जो है वो चर्चा में है। बस ये इतना अपने को याद रखना है, बाकी तो अपनी जगह है जो चल रही है कहानी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन जो है वो कहता है। अब अगला क्वेश्चन है, मांदल के बोल किस जनजाति परंपरा पर आधारित फिल्म है? भील, सहारिया, बेगा या भारिया? तो आंसर है बेगा। एक्चुअली समझिए कि जो 68 नेशनल फिल्म अवार्ड है, उस 68 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेगा जनजाति से जुड़ी हुई परंपराओं पर बनी हुई ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, और उसमें बताया गया है उनकी जो मुख्य परंपराएं बेगा जनजाति की, जैसे बेसिक अगर हम बात करें कि जैसे गुदना प्रथा है, उनके रहन सहन है, जैसे टेटू वगैरह बनवाते हैं, इन सब को लेकर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो है वो तैयार की गई। और डॉक्यूमेंट्री तैयार करी है राजेंद्र जांगले ने, यहाँ पर ये याद रखिएगा, यानी इसका, इसमें अगर व्यक्ति के नाम से देखें तो क्या नाम आएगा, राजेंद्र जांगले। ये क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा, है ना, ये पहला अपने को पता होना चाहिए। अब ये एक तो ये है कि पहला प्रश्न तो ये आ गया, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड में सम्मानित हुई, मतलब पूरा पूरा तुम लोग लिख रहे हैं, 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सम्मानित हुई। ऑलरेडी जो है वो अगर कहा जाए जो फिल्मकार हैं या सिनेमेटोग्राफर है राजेंद्र जांगले, वो बेगा ट्राइब के ऊपर 1987 में भी उन्होंने जो है वो बेगा नाम से एक जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, जैसे वो बैरियर एल्विन ने बेगा नाम से एक बुक लिखी, वो बुक इतनी प्रसिद्ध हो गई कि ना जाने कितने एग्जाम्स में आ गया कि वो बैरियर एल्विन ने जो है वो कौन सी बुक जो है वो लिखी थी, या किस टाइप के ऊपर बुक लिखी थी, तो बेगा के ऊपर लिखी थी। तो ऐसे ही राजेंद्र जांगले की पिक्चर का नाम आ सकता है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है वो मध्य प्रदेश के किस फिल्मकार की जो है वो फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित हुई,
ठीक है, जैसे अभी एलिफेंट विस्पर्स जो है वो आपके ऑस्कर जीत के आई ना, तो चर्चा में कैसे आ गई? बस ऐसे ही क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन थोड़ी है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो लिंक करके क्वेश्चन जो है पूछेगा यहाँ पे। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पर पहला है, मतलब किसको मिला, गलत बोल गया मैं, मतलब किसको मिला, तो श्री रविशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रीराम परिहार, सुश्री रुक्मणी विजय कुमार, श्रीमती सावनी वाई। तो रुक्मणी विजय कुमार, कुमार गंधर्व तो आप जानते होंगे है ना, कुमार गंधर्व थे जरूर कर्नाटक के, पर उनका सम्मान हमेशा मध्य प्रदेश के देवास से माना जाता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल में कुमार गंधर्व का एक बहुत बड़ा जो है होना, तो उन्हीं के सम्मान में हम ये पुरस्कार जो है वो देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए, कुछ मतलब पूरे भले ही आप याद ना रखो, लेकिन जो दो चार इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अभी राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार आप याद रखो, है ना, जो क्या नाम है, नित्यानंद हल्दीपुर को मिला है मुंबई के, तो वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। या कालिदास सम्मान, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कालिदास सम्मान के बारे में बताया। शरद जोशी सम्मान, अभी श्री राम परिहार को जो है वो, ये जो श्री राम परिहार है ना, इनको शरद जोशी सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आते हैं, तो आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पर वो हैदराबाद से हैं, पर वो तो नहीं आएगा इतना, पर पता होना चाहिए। अब ये वाला प्रश्न है ना जो मैंने रखा है, इसको समझने की कोशिश करें। पद्मश्री से सम्मानित ज्योतिराबाई बेगा को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी तो पद्मश्री तो मिल ही गया अभी यहाँ पर, अभी इसी मार्च में जो है अगर कहा जाए पद्मश्री दिए गए। इससे पहले उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब आप कहोगे ये चीज जो है वो समझ नहीं आई, तो यही बात जो है बता। देखो ऐसा है, हमारे मध्य प्रदेश से इस बार 4 लोगों को जो है वो पुरस्कार मिले, टोटल 3 पद्मश्री मध्य प्रदेश को मिले। ठीक है, यानी है 4 लोग, जैसे ज्योतियाबाई एक पद्मश्री हो गया, डॉक्टर डावर, ठीक है, जो 10 रुपए में 20 में जो है वो मरीजों को देखा करते थे, उनको पद्मश्री, ये दूसरा हो गया यहाँ पर। तीसरा है रमेश परमार, शांति परमार, ये हस्बैंड वाइफ, यानी दोनों है, तो इन दोनों को मिलाकर एक पद्म, यानी हमको टोटल कितने पद्मश्री मिले? 3। कितने लोगों को मिले? 4। दोनों में अंतर है यहाँ। अब जो मैं ये बता रहा हूं कि आपको उनसे जुड़े और भी अगर कोई अचीवमेंट है तो वो याद होना चाहिए। जैसे ज्योतिराबाई का संबंध किस जनजाति से है? तो बेगा जनजाति से है। या रमेश शांति परमार जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से सम्मानित है? तो वो झाबुआ में है। झाबुआ में आदिवासी गुड़िया बनाने का एक प्रशिक्षण जो है वो देते हैं, वो भी जो है वो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। या और किसी को कोई अवार्ड मिला हो इसके पहले, जैसे जोधियाबाई के बारे में आ जाए, तो जोधियाबाई के बारे में हो सकता है ये पूछ लें कि वो किस जिले से, तो वो उमरिया जिले से, ये भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो ऐसी एक लिस्ट जो है वो तैयार करके रख लीजिए, तो उसमें क्वेश्चन आपको आ जाए। तो मैंने पिछली बार जब एमपी की ट्राइबल पर्सनालिटी पढ़ाई थी, आप एक वीडियो देखिएगा मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व का यूट्यूब पे ही, उसी में से 2-3 क्वेश्चन आए हैं पिछले साल के एमपीपीएससी में। उसमें मैंने ये नारी शक्ति पुरस्कार बताया था ज्योतिराबाई बेगा का, तब इनको पद्मश्री मिला नहीं था, क्योंकि वो पिछले साल का वीडियो। बट उससे 3 क्वेश्चन जो है वो जो आए थे, उससे लिंक हो गए। आप वहां देखेंगे, आपको लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो इससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है, मतलब एग्जाम में। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 4.887 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर जो है वो रहा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रथम स्थान पर जो है वो मध्य प्रदेश रहा, ये अपने को याद रखना। पहले तो समझ लो जो हम ये बात कर, एक्चुअली जब हम ये जो मतलब अगर कहा जाए गुड गवर्नेंस इंडेक्स की जब बात करते हैं, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स कोई एक जो है वो अगर कहा जाए पैरामीटर्स में नहीं, इसमें कई तरह के अगर कहा जाए कि सेक्टर्स को और पैरामीटर्स को शामिल किया गया। इसमें 10 अलग अलग सेक्टर, यानी आप कहोगे ओवरऑल मध्य प्रदेश नंबर 1 है, तो नहीं। उसमें जो गुड गवर्नेंस वाला है उसके अंदर अगर कहा जाए तो जैसे ओवरऑल में जैसे गुजरात नंबर 1 है, समझो जैसे इनने क्या करा, 10 सेक्टर ले लिए उसको बनाने में। पहले तो टोटल सेक्टर कितने करे? 10। और उन 10 सेक्टर को 58 अलग अलग छोटे छोटे इंडिकेट्स में डिवाइड कर दिया, यानी सूचकांकों में। तो उनसे उन्होंने राज्यों को क्लासिफाई किया। उसमें उन्होंने राज्यों को क्या करा, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए का स्टेट अलग कर दिया, ग्रुप बी का कर दिया, ग्रुप सी का कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो हमको उन्होंने ग्रुप बी में रखा, यानी मध्य प्रदेश कोई पूछेगा कि किस ग्रुप में है, तो ग्रुप बी में जो है वो है। और जब ये मिला तो मध्य प्रदेश शासन ने ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कम से कम 10-12 दिन यही यही फोटो जो है वो चले।
तो जब 10-12 दिन जो है वो यही फोटो चले तो आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि गुड गवर्नेंस में जो है वो मध्य प्रदेश को कितना जो है वो अगर कहा जाए स्कोर मिला था, ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये याद रखना, ये एक आईएएस का एग्जाम अगर आप तैयार कर रहे हैं या यूपीपीएससी का कर रहे हैं, एमपीपीएससी में तो इतना अंदरूनी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेशनल जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस, उसको बोलते हैं DARPG। DARPG, ये क्वेश्चन इस साल यूपीएससी में भी आ सकता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस, इसके द्वारा इसको जो है वो जारी किया जाता है। हिंदी में बोले तो प्रशासनिक क्या बोल सकते हैं, सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है वो जारी करता है, नया इनिशिएटिव है। तो उसमें बाकी तो कुछ मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले को कोदो कुट के ऊपर भी मैंने एक लिया था, नीचे भी मैंने एक उसी को लिया। मैंने क्यों लिए ये प्रश्न, इसमें छिंदवाड़ा नहीं है। पहले आप समझो कि आप ग्रुप बना लो और ये सब 2022 में 21 में जो चीज एकदम करंट में जो है वो आ जाए, उस पे आपको क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। जैसे एक जो है वो अगर कहा जाए, ऐसे समझो, अभी आपको मालूम होगा एक जिला एक उत्पाद के लिए, जो रीवा का नाम सुना होगा आपने। रीवा जो है वो अगर कहा जाए, वो अपने मैंगो के लिए जो है बहुत ज्यादा चर्चा में, मतलब वहां का जो आम है वो पूज्य है, और उसका नाम है सुंदरजा। अब यहां ध्यान समझना, जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे रीवा ले लो, कोई रीवा का होगा तो वो समझता हूँ। तो रीवा में आम की एक किस्म पाई जाती है जिसको बोलते हैं सुंदरजा। आम को उन्होंने क्या करा, एक जिला एक उत्पाद में, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल कर लिया। अब ये आम इतना ज्यादा फेमस है कि अभी जस्ट 5-6 दिन पहले, ठीक है, यानी मार्च लास्ट में, इसको जीआई टैग मिल गया। यानी ये जीआई टैग इसको मिल चुका है। अब आप कहोगे कि क्या 52 के 52 एक जिला एक उत्पाद याद नहीं रखे, क्यों इसको कोदो कुटकी को लिया? यार खुद दिमाग लगाओ, अभी हम मिलेट्स ईयर मना रहे हैं, सुपर फूड की बात कर रहे हैं, मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोदो कुटकी उसमें हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो, अगर आप सुपर फूड्स मिलेट्स मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी पूछेगा कि कोदो कुटकी कहाँ मिलता है। या अभी जैसे जीआई टैग अगर रीवा को 2023 में मिल गया, ये सुंदराजा आम को, तो वो आम से लिंक करेगा कि यार एक जिला एक उत्पाद के तहत रीवा को काय के लिए जो है उस जो है वो शामिल किया गया। बस ऐसे क्वेश्चन जो है वो लिंक को कराते। कोई नए तरह से क्वेश्चन थोड़ी पूछता है कि बिल्कुल एकदम कोई कहीं से नया ही क्वेश्चन जो है वो जोड़कर जो है ले आया उसने। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है वो है, मोहनिया घाट टनल मध्य प्रदेश के किन जिलों को आपस में जोड़ेगी? सतना रीवा, रीवा सीधी, सीधी सिंगरौली, रीवा सैडो, है ना। तो रीवा और सीधी को जोड़ेगी। सबसे ज्यादा चर्चित है, इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने इसकी कहानी सुनाई। नेशनल हाईवे 39, ठीक है, को कनेक्ट करती है ये, और उस पे, और मैंने एक बार अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाया तो मैंने कहा था कि नेशनल हाईवे 39 झांसी को रांची से, यानी अब यहाँ ऐसे लिखें, झांसी टू रांची को जोड़ता है। तो झांसी से जब आप रांची जाओगे तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इसमें कई सारे जो है वो जिले आते हैं, जैसे छतरपुर है, पन्ना है, रीवा है, सीधी सिंगरौली है, आपका सतना है। इनसे होते हुए नेशनल हाईवे निकलता है। उसी पूरी बेल्ट में रीवा और सीधी के बीच में ये टनल बनी, इससे इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। क्या टनल की जो है वो अगर कहा जाए विशेषता है मोहनिया टनल की, उसके लिए आप एक वीडियो है वो भी देखिए। अब क्या होता है ना, कोई चीज मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, वही के वही मैं रिवाइज करूंगा। ठीक है, वही के वही जो है वो अगर कहा जाए मैं रिवाइज करूंगा, तो प्रश्न क्या बनेगा वो मैंने बता दिया। रीवा सीधी टनल वेल गुड है, आ जाए, पर NH 39 मध्य प्रदेश के इनमें से किस जिले से होते हुए निकलता है? तो आपको फिर वहां दिमाग चलना चाहिए। या NH 39 किन किन राज्यों से निकलता है? तो अब झांसी है तो उत्तर प्रदेश, रीवा सीधी अभी मैंने मध्य प्रदेश का बोला तो मध्य प्रदेश, और तीसरा मैंने रांची बोला तो झारखंड। तो मध्य प्रदेश बाया उत्तर प्रदेश बाया झारखंड को क्या करेगा, ये कनेक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करेगा। ये एक अपने को याद रखना है, यानी जो भी प्रश्न आप पूछेगा वो देखने वाली बात है। 2022 में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अब इसमें कंफ्यूजन, ये जो वर्ड है इससे हो, ग्लोबल स्किल पार्क होता तो दिमाग चलता है कि यार भोपाल में होगा या इंदौर में होगा, लेकिन आगे नाम लगा दिया संत शिरोमणि रविदास।
तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आंसर कटनी, सतना, भोपाल, गुना है, तो इसका आंसर है भोपाल। ये भोपाल में बनाया जा रहा है। सभी चीजें होंगी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके ऊपर भी काम इसमें होगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये काम करेगा। पर लिंक होगा, कैसे होगा समझ गए आप, है ना। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग की प्रस्तुति देने वाली शेफाली चौरसिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? भोपाल, ग्वालियर, मंडला, छिंदवाड़ा। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। मंडला से है। जब फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन समारोह हुआ, तो उस उद्घाटन समारोह में मतलब भारत से भी एक जो है वो टीम गई थी, उस टीम में जो है वो ये शामिल थी, और वहां बॉलीवुड के जो है अगर कहा जाए कि कुछ गानों के ऊपर इन्होंने परफॉर्म किया। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, चूंकि मध्य प्रदेश से कोई अगर कहा जाए पर्सनालिटी इसमें गई और उसने राज्य का प्रतिनिधित्व किया, तो हो सकता है कि आपको यही पूछ ले कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कब हुआ था। ठीक है, जैसे नवंबर दिसंबर 2022 में हुआ, ये सबको पता है। या हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि फीफा वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था, तो उन्होंने कहा सब कतर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। या कौन जीता, तो अर्जेंटीना जो है वो जीता। ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग में जगह बना के रख लेना चाहिए, कुछ इनमें से जो है वो आ सकते हैं यहाँ पे। ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है ना, यानी जो ग्रीन सिटी है, यानी अगर कहा जाए हरित शहर सूचकांक जिसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश के कितने शहरों में ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग की शुरुआत की गई है? ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पिछले वाले का इसमें लग गया। 12, 14, 16, 18, तो 16। अभी अपने पास नगर निगम कितने? 16, है ना। तो सबसे पहले इनिशिएटिव पे हम जो अगर कहा जाए कि जो 16 नगर निगम है, उन्हीं 16 नगर निगम को हम जो है वो किससे जोड़ेंगे? ग्रीन सिटी से जोड़ेंगे। बुनियादी अगर कहा जाए ग्रीन सिटी इंडेक्स में वही चीज है कि भाई आप अपने शहर को एनवायरमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल जो है वो अगर कहा जाए डेवलपमेंट, सतत विकास से जोड़ने के लिए क्या क्या जो है वो प्रयास कर सकते हो, उसके लिए हमने जो है अगर कहा जाए ये इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया। और ऐसे भी आप जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मध्य प्रदेश में इंदौर, पूरे देश के अंदर अगर कहा जाए अपनी साफ सफाई के लिए। तो इससे भी अपन इसको लिंक करके क्वेश्चंस को कर सकते थे कि कौन से नंबर पे है, कौन से राज्य ने जो है वो इसको शुरू किया। ये सब जो है वो प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा, अब क्या आएगा वो देखने वाली बात है। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी मंडे से मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है पीएससी का मेंस का। अर्ली मॉर्निंग रहेगा 5, अगर गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइव क्लासेस रहेंगी ऐप के ऊपर, डेली क्लास के बाद रिकॉर्ड आपको मिल जाएगी क्लास। सुबह जो है वो अगर कहा जाए 5 बजे से 7 बजे उसकी क्लास रहेगी। उससे संबंधित बेसिक जानकारी मैं इसके साथ आपको अटैच कर दे रहा हूँ। बाकी चाहे तो आप ऐप डाउनलोड करके उस कोर्स का डिटेल भी मतलब देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी और कैसे होंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बहुत ज्यादा अनुरोध है आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। कहीं कुछ बोलने में गलती से कोई मिस्टेक या गलत शब्द निकल जाता है, जरूर आप बताइए, सुधार देंगे। कई बार है ह्यूमन एरर तो सभी जगह आएंगे, हो सकता है कि 14 की जगह 16 बोलने में आ जाए, कई बार होता है। लेकिन हम वीडियो को अपलोड करने के बाद इस चीज को चेक करते हैं, कुछ गलती होती तो डिस्क्रिप्शन में लिख जरूर देते हैं कि साहब ये चीज गलत हो गई, बाय मिस्टेक आप इसको करेक्शन कर लीजिए, है ना। तो ये सब चीजें बस हैं, बाकी प्रयास करते रहिए, भगवान चाहेगा तो बहुत अच्छी जगह आप लोग सभी पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।